नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने शुरू की कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री ने दालों के उत्पादन के लिए किसानों को किया उत्साहित। तिलहन की कीमतों में आया भारी उछाल। बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की हुई शुरुआत। विश्वविद्यालयों ने जारी किए धान और मक्का के मूल्यों के पूर्वानुमान। प्राकृतिक खेती अपना रहे किसान। अधिकांश किसान हैं हाईटेक खेती से दूर। और जाने इस महीने के कृषि कार्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इस समय देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 65% में सिंचाई की सुविधा नहीं है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है, ताकि पानी की हर बूंद पर अधिक फसल ली जा सके। इस वर्ष से अगले 5 सालों यानी वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। PMKSY का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना है। कृषि योग्य जमीन पर पानी बचाने की तकनीक को अपनाकर हर बूंद पर अधिक फसल उत्पादन करना भी इस योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर PMKSY योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति यानी NSC के द्वारा की जाएगी। देश में दालों के घटते उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों से दालों का उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर किसान से जमीन के एक हिस्से पर दाल का उत्पादन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दाल एक सामान्य व्यक्ति के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में पशुपालन और मत्स्य कृषि क्षेत्र के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में भी दुग्ध क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान तिलहन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। सरसों जो पिछले वर्ष 4,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो अब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। इसी तरह मूंगफली, तिल और काली सरसों की कीमतों में भी भारी उछाल आया, क्योंकि हमारे देश में तिलहन की कुल खपत का करीब आधा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। लखनऊ गल्ला मंडी में इस समय पीली सरसों 5,000 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष 4,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। और काली सरसों जो पिछले वर्ष 3,500 से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो इस वर्ष करीब 4,500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। किसानों की जिंदगी आसान बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई पहल की है। सूबे के किसानों के लिए बैंकिंग एवं बीमा सर्विस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, जिसका नंबर है 1530। 1530 टोल फ्री नंबर पर कोई भी किसान कॉल कर बैंकिंग और कृषि बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेगा। संस्थागत वित्त बीमा और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निदेशालय के महानिदेशक के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसे बैंकों और फसल बीमा से जुड़ी तकलीफ हो, वो इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्रियों ने इस वर्ष बारीक धान की कीमतें 1,300 से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहने का अनुमान लगाया है। कृषि महाविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र विभाग में चल रही NIAP शोध परियोजना नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन मार्केट इंटेलिजेंस के अंतर्गत विश्लेषण के जरिए ये अनुमान लगाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को विभिन्न फसलों में क्षेत्र निर्धारण संबंधी निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करना है। विश्लेषण से पता चला है कि बारीक धान, पूसा धान 1121, सरबती जैसी प्रजाति की बाजार कीमतें इस वर्ष नवंबर और दिसंबर में 1,300 से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित कीमतें बाजार की कीमतों से कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य मुख्य कृषि जिन्सों के लिए बुआई से पहले और फसल कटाई के दौरान कीमतों का पूर्वानुमान करना है। प्राकृतिक कृषि ने बाजार से रसायनों, खादों एवं कीटनाशक दवाओं का सफाया कर दिया है। इसकी जगह घर में बनी दवा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि मिट्टी को कीटाणु मुक्त बना रही है। इसके अलावा मिश्रित कृषि और पलवार मिट्टी के पौष्टिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही पानी की खपत को भी 40% तक कर देती है। किसानों के मुताबिक कीटनाशकों और खादों का अत्यधिक प्रयोग करना न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, बल्कि मिट्टी को भी खराब कर देता है।
इन हालातों को देखते हुए ही वर्ष 2006 से प्राकृतिक कृषि को अपनाया गया। प्रारंभ में इसको काफी लोगों ने नहीं अपनाया था, लेकिन बहुत कम लागत और बेहतर प्रतिफल ने किसानों को प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर विवश किया है। यहां तक कि कई किसान कीमती जैविक कृषि छोड़ प्राकृतिक कृषि की ओर मुड़ने लगे हैं। प्रदेश में हाईटेक कृषि के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में पॉली हाउस तकनीक प्रमुख है, लेकिन ये आज भी केवल पढ़े लिखे या अमीर किसानों तक सीमित है, जिनकी प्रदेश में संख्या भी काफी कम है। हाईटेक खेती के उपकरण बनाने और बेचने वाली निजी संस्था में पॉली हाउस तकनीक के जानकार बताते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी भी ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जिन्हें हाईटेक तकनीक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्हें इसको शुरुआत ABCD से बताना पड़ता है। हालांकि सरकार पॉली हाउस तकनीक पर 50% तक अनुदान देती है, लेकिन इस अनुदान के बाद भी बाकी बची 50% की मूल राशि प्रदेश के ज्यादातर किसानों की पहुंच से बाहर है। सीमित संख्या में ही किसानों को पॉली हाउस लगवाने के लिए मिलने वाली सरकारी अनुदान की जानकारी है, बाकी किसान ऐसी जानकारियों से अनजान है। किसान भाइयों, आइए जानकारी लेते हैं इस महीने ध्यान रखने वाले जरूरी कृषि कार्यों की। इस महीने धान की लंबी और बौनी किस्मों की रोपाई जल्द ही कर लें और देर से रोपाई करने पर लंबी किस्मों को 15 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। धान के खेत में पानी खड़ा रखें और मक्की एवं दलहन फसलों में अधिक पानी के निकास का उचित प्रबंध करें। धान में रोपाई के 3 सप्ताह बाद यूरिया की दूसरी मात्रा का उपयोग करें और खाद डालने से पहले खेत से पानी निकाल दें। धान में पत्ता लपेट कीट के अधिक प्रकोप होने पर फसल में 150 मिलीलीटर क्लोरपायरिफास 20 EC प्रति 60 लीटर पानी प्रति बीघा क्षेत्र के हिसाब से छिड़काव करें। धान में ब्लास्ट रोग की रोकथाम के लिए दौजिया निकालने के समय 180 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 या 60 ग्राम बैवस्टीन को 60 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1510 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1485 रुपए, इटावा में 1370 रुपए और लखीमपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1430 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में चावल का भाव 2055 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2145 रुपए, इटावा में 2270 रुपए और लखीमपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2110 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भाव पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में सरसों का भाव 3710 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 3865 रुपए, इटावा की किसान मंडी में 3700 रुपए और लखीमपुर की मंडी में सरसों का भाव 3720 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा की मंडी में आलू का भाव 735 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 775 रुपए, इटावा में 625 रुपए और लखीमपुर की मंडी में आलू का भाव 760 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर का भाव 1760 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1535 रुपए, इटावा में 1550 रुपए और लखीमपुर की मंडी में टमाटर का अधिकतम औसत भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की विभिन्न मंडियों के मंडी भाव और कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हर
इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि वर्षा जल का संचय, भरे रहें ताल, न रहे सूखा न पड़े अकाल। बात बिल्कुल सीधी सी है कि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा है, अकाल है, इनसे बचना चाहते हैं तो हम सभी को वर्षा जल का संचय अवश्य करना चाहिए। और वर्षा जल तो हमारी फसलों के लिए वरदान है। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की मुख्य फसल है धान, और धान तो हमारे वर्षा जल पर ही निर्भर है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं सीधी धान की खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सीधी धान की खेती, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारी धान मुख्य फसल है, चाहे वो हम रोपाई के द्वारा करते हैं या सीधी बुआई करते हैं। रोपाई तो हमारे सभी किसान भाई कर लेते हैं, पहले बीज डाल दिया, उसके बाद 30 से 35 दिन पर उसकी उखाड़ कर रोपाई करते हैं। लेकिन सीधी जो बिजाई है किसान भाइयों, इससे यह अभिप्राय है कि हम बिना रोपाई के सीधे धान खेत में जो है हम धान की बिजाई करते हैं। अच्छा, रुपाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारी बारिश होती है, बारिश के बाद जब हमारे खेत में नमी रहती है, ट्रैक्टर जाने लायक की स्थिति में होता है, उन स्थिति में हम धान को भिगोकर हम सीधी बिजाई करते हैं, चाहे वो सीड ड्रिल के द्वारा करते हैं या पैडी ड्रम सीडर के द्वारा करते हैं या हाथ के द्वारा छिटकवा विधि से हम बिजाई करते हैं। तो ये है सीधी धान की बिजाई। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये सीधी धान की खेती किन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, कई परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे जहां किसान भाई जिस परिस्थिति में हो वहां उसके अनुसार इसको ले सकते हैं। जैसे जहां पानी की सुविधा है परंतु श्रमिक की भरपूर नहीं है, श्रमिक कम है, वहां आप सीधी धान की बुआई कर सकते हैं। जहां श्रमिक और पानी दोनों की कमी है वहां भी आप सीधी धान की बुआई कर सकते हैं। जो क्षेत्र हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहां पानी कम बारिश होती है, वहां आप सीधी धान की बिजाई कर सकते हैं। सीधी धान की बिजाई में थोड़ा सा खरपतवार नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, और ये ध्यान रखें कि लाइन से ही, पंक्ति से ही सीधी धान की बुआई करें,
जिससे खरपतवार पर नियंत्रण समय से पाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कोई भी विधि हम खेती करने की अपनाते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई इस विधि से हमें लाभ क्या है। तो अगर हम सीधी धान की बुआई करते हैं तो इससे अगर हम लाभ की बात करें तो किस तरह के लाभ हैं? बहुत अच्छा किसान भाई, इसमें काफी लाभ है आपको। एक तो आपके श्रमिक की बचत होती है। आप रोपाई में क्या, पहले धान के बीज डालने में लेबर लगाएंगे, फिर रोपाई में लेबर लगाएंगे। इसमें क्या है कि सीधे आपको बिजाई कर देना है, तो आपका करीब 25 से 30% ही लेबर इसमें लगते हैं। तो आपके एक तो मजदूर श्रमिक की बचत होती है, आपकी पानी की बचत होती है, बार बार आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इसमें देखें तो एक शोध में ये किया गया है जिसमें कि अगर 1 किलो जल से आप रोपाई वाले में देखें तो 1 किलो जल से 0.75 ग्राम चावल प्राप्त होता है। और अगर सीधी धान की बिजाई से अगर आप देखें तो 1 किलो जल से 1.64 ग्राम जो है धान प्राप्त हो सकता है जी। इसी के साथ समय की बचत होती है, क्योंकि ये बिजाई सीधे कर दी जाती है तो इसमें समय कम लगता है और मतलब हार्वेस्टिंग इसके समय से हो जाती है। फिर हमारा गेहूं विलंब नहीं होता है। इसके उत्पादन और व्यय में जो है उसमें कमी, मतलब जो व्यय है काफी कम हो जाता है, लेबर कम होने से व्यय कम हो जाता है। इसी तरह जो कि हमारे खेत में अन्य जो सस्य क्रियाएं हैं उसमें काफी कमी आती है। इसके जल्दी पक जाने से करीब 7 से 10 से 12 दिन तक पहले ये फसल कटकर तैयार हो जाती है। समय से तैयार हो जाती है, समय से पहले ही कट जाती है, जिससे कि हमारा किसान भाई जो रबी की फसल है उसको ले सकता है, समय से ले सकता है। बहुत ज्यादा मशीनरी का इसमें बैन वो नहीं होता है, तो मशीनरी के रखरखाव में भी काफी कमी आती है। तो ये आप देखेंगे कुल मिलाकर हर पहलू पर इसमें किसान भाइयों को लाभ है जी, अगर ये सीधी धान की बुआई करते हैं तो। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर हमें उपज अच्छी लेनी है तो प्रजातियों के चयन में बड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अगर हम सीधी बुआई विधि से कर रहे हैं धान की खेती तो किस तरह की प्रजातियों का चयन करें हम? देखिए किसान भाइयों, सीधी धान की बुआई में कई तरह की प्रजातियां, जो आप ये रोपाई के लिए भी धान ले रहे हैं उसको भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जैसे जो रेनफेड एरिया, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए कुछ प्रजातियां संस्तुत हैं, जैसे नरेंद्र 97 नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है, शुष्क सम्राट है, सहभागी है, HUR 3022 ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रजाति है। तो ये जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं, 100 से 110 दिन के अंदर पक जाती हैं। तो ये सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए आप इन प्रजातियों को चयन कर सकते हैं और बिजाई इनकी कर सकते हैं सीधी जी, ठीक है। कुछ प्रजातियां नरेंद्र 359 है, मंसूरी है, स्वर्णा है, MTU 3029 है, ये थोड़ा सा अधिक समय वाली प्रजातियां हैं जी। इनकी आप बिजाई जो है इनको अन्य क्षेत्रों में जहां पानी का साधन है या जहां रोपाई भी करते हैं किसान भाई, या जहां श्रम, मतलब उसमें इन प्रजातियों को ले सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, तरीका क्या हो, विधि कौन सी हम अपनाएं, कैसे करें? देखिए तरीका तो ये है कि विधि की बात आप करते हैं तो इसमें 2 तरह से हम इसकी बिजाई करते हैं। एक तो सीड ड्रिल के द्वारा होता है, अच्छा, और दूसरा लेव लगाकर खेत में होता है। और इससे पहले जो बीज लगता है हमारे, ये 30 से 50 किलो, अच्छा, बीज दर है। जैसे मान लीजिए महीन धान है तो 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से, मोटा धान है तो करीब 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या बीजोपचार करते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल जरूरी, वो तो बीजोपचार तो हर चीज में होना चाहिए जी। बीजोपचार किसान भाई क्यों करते हैं? जो बीज जनित बीमारियां होती, जो बीज के द्वारा बीमारी पैदा होती है, उसको रोकने के लिए बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार तो बहुत ही आवश्यक किसान भाई, चाहे थीरम है या कार्बेंडाजिम है, 2 से 2.5 ग्राम ले लीजिए प्रति किलोग्राम बीज के दर से, आप इसके द्वारा बीज का उपचार करिए। और जो बताया मैंने मात्रा 30 किलो महीन धान और 50 किलो करीब मोटा धान, इसको आप लेकर बीजोपचार करके आप बिजाई के लिए तैयार करिए। इसमें आप ध्यान रखें कि आपको बीज को भिगो देना है। अच्छा, बीज को भिगो के ही बिजाई करनी है। तो मैं बता देता हूं कि कैसे क्या कर। जैसे आपने सीड ड्रिल के द्वारा आपको बिजाई करनी है, तो सीड ड्रिल के जैसे खेत में आपने पलेवा कर दिया, जब खेत में हमारा ट्रैक्टर जाने के लायक की स्थिति में हो जाता है तो जो सीड ड्रिल होता है उस सीड ड्रिल के द्वारा सीधी हम बिजाई कर देते हैं। धान को भिगो दिया है और धान को भिगोने के बाद हमने इसकी सीधी बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद पाटा लगा दिया, जिससे कि हमारा बीज सुरक्षित हो गया। तो ये हो गया सीड ड्रिल के द्वारा। जो हमारा लेव लगाकर जो बिजाई करते, तो लेव लगाकर किसान भाई क्या करते, खेत में पलेवा कर दिया, खेत तैयार करके पलेवा कर दिया, उसमें लेव लगा दिया। लेव लगाने के बाद जब खेत में हल्का सा पानी कीचड़ रहता है, जब जाने लग खेत में रहता है, तो उसमें पैडी ड्रम सीडर के द्वारा अब उसमें क्या करते हैं कि 48 से 72 घंटे पहले आप बीज को भिगो दीजिए। अच्छा, भिगोना इसमें? हाँ, बीज को इसमें भिगोना है। भिगोने के बाद बीज अंकुरित हो जाता है।
तो आप पैडी ड्रम सीडर के द्वारा, पैडी ड्रम सीडर होता है, उसमें छेद बने होते हैं, उसमें आप बीज को डाल दीजिए, किसान लेके उसको चलता रहता है, लाइन से बीज गिरता चला जाता है। तो पैडी ड्रम सीडर के द्वारा आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। जहां पैडी ड्रम सीडर नहीं है किसान के पास, वहां वो सीधे हाथ के द्वारा भी इसकी बिजाई कर सकता है, लेकिन लाइन में करे। इसको कोशिश ये करे, छिटकवा विधि से करेगा तो बाद में उसको खरपतवार नियंत्रण करने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको सीधी लाइन में इसकी बिजाई करे। तो दो ये विधियां हैं, इनके द्वारा सीधे धान की बिजाई की जा सकती है। उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है और कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है डॉक्टर साहब? हाँ, इससे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा, उर्वरकों का प्रयोग जो संस्तुत कहा जाता है, बताया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, उसका करें। लेकिन हो सकता है आपने मिट्टी की जांच करा ली हो जी, मार्च के महीने में जो ही गेहूं की कटाई हुई हो, आपने मिट्टी की जांच करा ली हो, तो अगर आपने मिट्टी की जांच करा ली है तो जो संस्तुत उर्वरक उसमें बताया गया है, अच्छा, उसी के अनुसार आप उसमें उर्वरक प्रयोग करें। अगर आपने संस्तुत उर्वरक आपने जांच नहीं कराई है, तो जो इसके लिए संस्तुत है, जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है, 40 किलोग्राम पोटास है और 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट है, इसका आप प्रयोग करें। ध्यान रखें कि आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और पूरा जिंक खेत की तैयारी के समय पहले ही इसकी जो आप बिजाई कर रहे हो उससे पहले आप इसका प्रयोग कर लें। शेष जो बचता है नाइट्रोजन, उसकी 2 मात्रा, एक पहला नाइट्रोजन जो आधा बचा है, वो आधा नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो 60 आपने प्रयोग कर दिया, 60 बचा, उसका 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है, जब अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था हो धान में, जब अधिकतम किल्ले निकल रहे हो उस समय प्रयोग करें। और दूसरा जो नाइट्रोजन है, उसका प्रयोग आप जब खेत में बाली निकलने की अवस्था हो उस समय आप इसका प्रयोग करें जी। तो ये है उसका खाद उर्वरक का प्रयोग। डॉक्टर साहब, धान की फसल है तो सिंचाई पर तो हमें विशेष ध्यान देना ही होगा, तो सिंचाई हमें कब कब करनी है? देखिए, ऐसा है कि सीधी धान की बुआई में शुरू में 40 से 45 दिन तक आपको खेत में नमी बनाए रखना जरूरी है। खेत में उस समय नमी जरूरी है, तो अगर उस समय नमी है तो आपका आगे फिर जो भी बारिश हो रही है, जो भी अवस्थाएं हैं, वो अपना बारिश हो रही है, उस बारिश में उसको पानी मिलता रहेगा, लेकिन शुरू के 40 से 50 दिन तक नमी इसमें बनाए रखना है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सीधी धान की खेती हम किस तरह से कहें, और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।